बंगाल में सियासी तूफान आने वाला है। हर वोट तय करेगा बंगाल का भविष्य। तो सबसे पहले ममता बनर्जी का ये बयान सुनिए। तृणमूल कांग्रेस में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि सीआरपीएफ की 200 गाड़ियां आ रही है यहाँ पर लोगों पर हमला करने के लिए। नेचुरल है, हर चुनाव में चाहे किसी भी राज्य में चुनाव होता है, पैरामिलिट्री फोर्सेज वहां जाते ही जाते हैं ताकि ठीक तरीके से वहां मतदान हो सके और किसी प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट न होने पाए, इसलिए भेजा ही जाता। ये पश्चिम बंगाल में भी हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान आए हैं, ये कोई पहली घटना नहीं है। तृणमूल कांग्रेस में मुख्यमंत्री ममता পলিসি একটা পার্টি পুরো দেশ একটাই নিজের মতো করে ভাঙবে। এরপর ডিলিমিটেশন করছে, বিল আসছে, আমি দাঁড়িয়ে চ্যালেঞ্জ করে বলে যাচ্ছি বিল আসছে, বাংলাটাকে টুকরো টুকরো করবে। আমি জানি না কোন রাজ্যের সাথে কোন রাজ্যকে মেলাবে, এটাও হতে পারে বাংলার কিছু রাজ্য বিহারে মিলিয়ে দিল, উড়িষ্যায় মিলিয়ে দিল, যাতে ওখানে গিয়ে আপনারা অত্যাচার ফেস করতে পারেন। এটা জেনে রাখবেন, আমাদের সরকার থাকাকালীন আমি কোন রকম ডিটেনশন ক্যাম্প করতে দেব না, আমি কোনো এনআরসি করতে দেব না, এবং এনআরসির নামে ওই জেলে ভরে রাখা আর মানুষের অধিকার কেড়ে নেওয়া এটা করব না। একটাই পলিসি, একটা। नमस्कार, मैं हूं शैलेश। स्वागत है आपका रोहतास चौपाल में। आज चर्चा करते हैं बंगाल चुनाव पे। आखिर बंगाल चर्चाओं में क्यों होता है? जब भी चुनाव आता है या पिछले चुनाव से देखा गया है, जब भी चुनाव आता है तो बंगाल बारूद के ढेर पर बैठ जाता है। वहां पे सत्ता द्वारा पोषित गुंडों के द्वारा वोटरों को रोकने का और वोट न देने का प्रयास किया जाता है और इस तरह से दंगे भड़क जाते हैं। सामान्य परिस्थितियों में भी ये देखा गया है, जब हिंदू बड़े त्यौहार होते हैं, रामनवमी होता है, दशहरा होता है, दीपावली होता है, तो वहाँ के जो घुसपैठिए हैं, जो दंगाई हैं, वो भयानक दंगा करके बंगाल के समाज में भय और दहशत का माहौल पैदा करते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? क्या दंगों से किसी भी समाज का, किसी भी राज्य का भला होने वाला है? कतई नहीं। जिस प्रदेश में दंगा होता है वहाँ शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार, ये मूलभूत चीजें खतरे में आ जाती हैं और उस प्रदेश से लोगों का पलायन शुरू हो जाता है। इसके पहले कि हम बंगाल के आगे की स्थिति के बारे में बात करें, आइए थोड़ा बंगाल के राजनीति के पिछली सियासत पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। 34 साल पहले जब बंगाल वामपंथियों के शासन से मुक्त होना चाहता था, तो उस सत्ता के संघर्ष को आगे बढ़ के ममता बनर्जी ने नेतृत्व किया था। ममता बनर्जी बिल्कुल एक आम आदमी की तरह सड़कों पे संघर्ष किया। उन्होंने आम आदमी के साथ मिलकर एक सूती साड़ी और हवाई चप्पल पैरों में डालकर आम आदमी के साथ आम आदमी की तरह सड़कों पे संघर्ष किया और 34 साल के वामपंथी शासन को उखाड़ फेंका। तब बंगाल की जनता ने इनको एक क्रांतिकारी, परिवर्तनकारी, प्रगतिवादी, विकासवादी नारी के नेतृत्वकर्ता के रूप में स्वीकार करके बंगाल की सत्ता को इनके हाथों में दिया था। ममता बनर्जी को उस समाज में जहां 34 सालों से जनता तरसती थी, उस समाज को समतामूलक समाज की अवधारणा के साथ चलना चाहिए था। उस समाज को सर्वसमावेशी समाज की तरफ अवधारणा के साथ चलना चाहिए था, लेकिन ममता बनर्जी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने तुष्टीकरण की नीति को तुष्टीकरण के एजेंडा पे चलते हुए बांग्लादेशी घुसपैठियों को वहां का बाजाप्ता नागरिक बनाया गया और वहां से देश के कोने कोने में उनको भेजा गया। जिस बंगाल की पहचान स्वामी विवेकानंद के नाम से होता है, जिस बंगाल की पहचान रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम से होता है, उस बंगाल की पहचान आज के समय में अवैध घुसपैठियों के प्रदेश के रूप में हो रहा है। अपने 15 साल के शासनकाल में ममता बनर्जी न तो बंगाल के सामाजिक ताना बाना को सुरक्षित रख पाई, न तो अवैध घुसपैठ को रोक पाई और न ही बंगाल को विकास के रास्ते पे ले जा पाई। आज भी बंगाल अन्य राज्यों के विकास के मुकाबले आज भी पिछड़ा हुआ है और इसी वजह से बंगाल के नौजवान जो रोजगार के तलाश में, शिक्षा के तलाश में और सुरक्षा के तलाश में बंगाल को छोड़ने पर मजबूर हो गए। इनके नेताओं के बयान, इनके नेताओं के करतूत इस हद तक डरावने और भयानक हैं कि इनका एक मंत्री एक इलाका विशेष में ले जाके कहता है कि ये मिनी पाकिस्तान है। इस तरह भारत के अंदर मिनी पाकिस्तान बनाने का ख्वाब देखने वाले ममता के पार्टी के नेता, इनके पार्टी के लिए, पार्टी के ऊपर, उस राज्य के ऊपर कलंक है। बंगाल के कुछ जिले मुर्शिदाबाद,
मालदा ऐसे जिले हैं जो आज घुसपैठियों के और दंगाइयों के हब बनकर रह गए हैं, और यहाँ से जो प्रायोजित दंगा होता है वो बंगाल के पूरे क्षेत्र में वो प्रसारित और प्रचारित होता है, और इस तरह से वहाँ दंगों का इतिहास काला और बदनुमा बन जाता है। हम 2017 के बसीरहाट दंगों से शुरुआत जब करें तो वहाँ देखते हैं कि रामनवमी के अवसर पर एक सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से भयानक दंगा हुआ, जिससे धन और जन दोनों के नुकसान हुए। उसके बाद जब भी बंगाल में कोई बड़े हिंदू त्यौहार होते हैं, दशहरा होता है, दीपावली होता है, गणेश पूजा होता है, तो इस तरह प्रायोजित दंगे वहाँ पे होते हैं और राज्य सरकार प्रभावी रूप से उस पर कार्रवाई नहीं करती है, जो बंगाल की जनता के लिए काफी ज्यादा हरासमेंट वाला विषय होता है। बंगाल में एक महिला को मुख्यमंत्री होते हुए भी महिलाओं के प्रति अत्याचार और शोषण काफी मात्रा में हुए हैं। संदेश खाली प्रकरण हो, वहाँ महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ, उनका शोषण हुआ, चाहे आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर की रेप और हत्या की बात हो, या ऐसी और सारी बहुत घटनाएं हैं, आरएसएस कार्यकर्ता मियां बीवी की हत्या हो या भाजपा के कार्यकर्ताओं की हत्या हो, ये सारी हत्याएं, ये सारी दुर्घटनाएं ममता शासन के सेहत के लिए बहुत अच्छी नहीं है। केंद्र सरकार के साथ इनके संबंध भी बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। केंद्र की बहुत सारी योजनाओं को इन्होंने बंगाल में लागू नहीं होने दिया। पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम आवास योजना, आयुष्मान भारत, इस तरह की योजनाओं से बंगाल की जनता को इन्होंने वंचित रखा। हालांकि इसके एवज में उन्होंने राज्य सरकार की कुछ योजनाओं को चालू किया, लेकिन बंगाल की जनता को अगर केंद्रीय योजनाओं का फायदा मिलता तो बंगाल की जनता के हक में क्या बुरा होता। केंद्र से टकराव का आलम यह है कि जब भी बंगाल के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कोई भी केंद्रीय एजेंसी आती हैं, ईडी हो, सीबीआई हो, ऐसी कोई भी एजेंसी आती है, तो उसके सामने ढाल बनकर के ममता बनर्जी खड़ा हो जाती हैं और जो उनके भ्रष्ट अधिकारी है और भ्रष्ट सिस्टम के लोग हैं उनको बचाने का काम करती है। क्या ये बंगाल के सेहत के लिए सही है? कतई नहीं है। अब दूसरी बात हम ये करते हैं, उनके राज्य में जो अवैध घुसपैठ होता है सीमा से, उस सीमा की फेंसिंग के लिए राज्य सरकार ने जमीन उपलब्ध नहीं कराया, जिसकी वजह से अनवरत रूप से घुसपैठ चलते रहता है। इस मामले में भी उन्होंने केंद्र से टकराव लेने का काम किया है। केंद्र से टकराव लेकर के उन्होंने जो एक फेडरल स्ट्रक्चर होता है उसको भी इन्होंने ठेस पहुंचाने का काम किया है। ये राज्य और सरकार, केंद्र सरकार के साथ मिल करके जो कार्यक्रम चलाना चाहिए था ममता बनर्जी, उसमें बिल्कुल केंद्रीय सरकार के और केंद्रीय योजनाओं के खिलाफ होकर के फेडरल स्ट्रक्चर को, संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचाने का काम किया है। अब इनके थोड़ी औद्योगिक नीति पे बात कर लेते हैं। इनकी उद्योग की नीति कह रही है कि टाटा जब सिंगूर में अपना नैनो प्लांट लगाने का प्रस्ताव रखा था तो ममता जी ने उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। बाद में टाटा उस प्लांट को ले जाके गुजरात में लगाया और उस गुजरात में जाकर के बहुत से बंगाली अपना रोजी रोटी चला रहे हैं और गुजरात के आर्थिक विकास में अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं। अगर वो प्लांट बंगाल में लगा होता तो बंगाल में लोगों को रोजगार मिलता, पलायन रुकता और वहाँ शिक्षा, सुरक्षा और रोजगार का विकास होता। ममता बनर्जी जी, ये आपका सरासर फेल्योर है। माँ, माटी और मानुष की बात करने वाली ममता बनर्जी ने बंगाल के लोगों के साथ भी बहुत दगा किया है। अभी जबकि चुनाव है, बंगाल के लोग इसमें काफी काबिल हैं, उनको अपने क्षेत्रों में महारत हासिल है, तो वहां से चुनाव न लड़ा करके बाहरी लोगों के, उनको कह सकते हैं कि जो बाहरी फ्यूज बल्ब हैं, जो अपने अपने क्षेत्रों में फ्यूज हो चुके हैं, उनको बुला के गुजरात और बिहार से अपने राज्य में चमक लाना चाहती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बंगाली अस्मिता के सीधे सीधे खिलाफ है। लबोलुआब ये कि जिस उम्मीद, अपेक्षा और भरोसे के साथ बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी को शासन सत्ता सौंपी थी, ममता बनर्जी जी उनके अपेक्षाओं पे खरी नहीं उतरी। आज बंगाल विकास के दौर में इतना पीछे है कि वहाँ का नौजवान, वहाँ का बुजुर्ग रोजगार की तलाश में, सुरक्षा की तलाश में देश के अन्य भागों में जाकर के एक पूरा बंगाली बस्ती बसा देता है। लेकिन इतने कर्मठ और कर्मशील बंगालियों का बंगाल में कोई कदर नहीं है। हम बंगाल की जनता का, बंगाल की संस्कृति का और बंगाल का पूरा सम्मान करते हैं। हम चाहते हैं कि बंगाल विकास के दौर में बहुत आगे जाए, क्योंकि बंगाल हमारे देश का गौरव है और हम उस गौरवशाली बंगाल का हिस्सा हैं। लेकिन जब नेतृत्व
एक पक्षीय हो जाता है, जब नेतृत्व तुष्टिकरण की तरफ जाता है तो सामूहिक और सामाजिक रूप से सर्वांगीण विकास उस राज्य का नहीं होता। अब बंगाल की जनता ये सोचे, वो देखे और ये करे जो उनके विकास और भविष्य के लिए उचित हो, क्योंकि अब जो बंगाल चुनाव के मुहाने पे खड़ा है तो वहाँ बंगाल की जनता को अपने भविष्य को चुनने का, अपने अच्छे समय को चुनने का, अच्छे नेतृत्व को चुनने का एक मौका है। और हमें उम्मीद है कि बंगाल की जनता इस बार विवेक के साथ, रोजगार के साथ, शिक्षा के साथ, सुरक्षा के साथ और विकास के साथ अपने कदम से कदम मिलाते हुए बंगाल के विकास में अपना अहम योगदान देगी।